अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन लाई हूँ। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट्स बताऊँगी और जो जो इसके अंदर सवाल या एमसीक्यूज बन सकता है मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊँगी। नोट्स के साथ हमें ज़्यादा आसानी हो जाती है, तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि और चैप्टर्स का भी लाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। हम ये बुक से भी पढ़ेंगे और नोट्स के साथ भी पढ़ेंगे, क्योंकि ना ये फिज़िक्स जो होती है ना ये लिखी हुई समझ में आती है, क्योंकि बुक में तो थ्योरिकल अजीब-अजीब वर्डिंग होती है, तो इसलिए ना अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती और जिसकी वजह से ना वो कम नंबर ले जाते हैं। तो मैंने इसके साथ के साथ नोट्स बनाए ताकि आप लोगों को आसानी हो। बस आप मेरा एक छोटा-सा काम कर दें, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी मदद कर दें, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ, बच्चों को मेरी समझ में आती है और वो मेरे चैनल से खुश हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसका, कि इस चैप्टर के अंदर हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम एंड उसी के मुताबिक कुछ हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्योंकि ये चैप्टर ही सर्कुलर है, तो मतलब जो भी चीज़ें सर्कुलर में मूव करती हैं या उसके साथ रिलेटेड हैं या रिलेशन है, तो फिर वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। कुछ हमें थ्योरेटिकल करना है, कुछ हमें मैथमेटिकल तौर पे करना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप सारे अच्छे बच्चे और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो हमारा यहाँ जो पहला टॉपिक है 3.1 एंगुलर मोमेंट, ये हम लोगों ने करना है। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले वो कहता है कि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आप कहेंगे कि 9th 10th में तो हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, अब यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सर्कल में मोशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अक्सर बच्चों को ना टेक्स्ट बुक को समझ नहीं आती, तो इसलिए मैंने नोट्स बनाए, तो हम लोग नोट्स से पढ़ेंगे। और नोट से आसानी बात ये है कि आपका कुछ भी यहाँ पर नहीं रह सकता। जैसे बच्चे कभी-कभी भूल जाते हैं कि ऐसे यूनिट तुम्हारी लिखा ही नहीं था, या ये वाली चीज़ तुम्हारी लिखी नहीं थी, या मैंने तो पढ़ा ही नहीं। तो नोट्स में आसानी ये हो जाती है कि आप लोगों को सब चीज़ों का पता चल जाता है। तो हम इसको नोट्स के साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो होती क्या है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यानी एक ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन जो सर्कुलर पाथ में, उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सैटेलाइट मूविंग इन सर्किट सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। आपको पता है कि सैटेलाइट हमारे अर्थ के गिर्द चक्कर लगाती है। डायरेक्शन इन सर्कुलर मोशन, द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली चेंज। ये हमारे पास एमसीक्यू आ सकता है कि वह सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती भी है या नहीं। तो उसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है। तो हमारा जो टॉपिक था वो था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। यानी वो एंगल जो आर्क की मदद से सेंटर ऑफ अ सर्कल में बनाया जाता है, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ऐसा यूनिट जो होता है ना, इसका वो रेडियन होता है, और इसके दूसरे यूनिट्स होते हैं हमारे पास डिग्री एंड रेवोल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। ये मैंने हेडिंग भी दी है ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो सके। और नोट्स का फ़ायदा भी ये होता है कि हमें ना टॉपिक से नेम पता चल जाता है कि भाई हमने क्या क्या लिखना है। इससे ना एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो इट इज डिनोटेड बाय थीटा। थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। डायमेंशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज़ नो डायमेंशन। ये हमारे पास एमसीक्यूज आ सकता है कि ऐसा, मतलब एक ऐसे कौन से टॉपिक है जिसके अंदर डायमेंशन नहीं होती, तो वो क्या है? हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज़ नो डायमेंशन। अब साइन कन्वेंशन देखते हैं कि जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो वो पॉजिटिव होगा, जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो नेगेटिव होगा। डायरेक्शन देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। अगर आपसे वो एमसीक्यू तो पूछ सकता है कि भाई हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को कैसे मालूम करते हैं, तो आपने क्या लगाना है, राइट हैंड रूल की मदद से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मालूम करते थे। अब हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। वो कहते हैं सपोज एस इज द लेंथ ऑफ सर्कल। एस को उसने क्या कहा है कि लेंथ ऑफ सर्कल है, एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल विच मेक एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। वो कहता है कि एस लेंथ ऑफ सर्कल है और आर रेडियस ऑफ सर्कल है, जो सेंटर ऑफ अ सर्कल में क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं थीटा। थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल। तो लेंथ ऑफ सर्कल हमारे पास एस है और रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास आर है, तो थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। जब हमें लेंथ ऑफ सर्कल मालूम करना होगा तो एस यहाँ आ जाएगा और एस इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट रेडियन होता है, रेडियन। और बाकी जो यूनिट्स हैं डिग्री और रेवोल्यूशन है, इसके दूसरे यूनिट है। समय पहले हम डिग्री पढ़ेंगे। वन कंप्लीट रोटेशन अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। वो कहता है कि एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर जो टोटल हमारे पास डिग्री है वो 360 डिग्री है। अगर हम सर्कुलर पाथ को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हमारे पास हर पार्ट के पास कितना एंगल होगा, 1 डिग्री एंगल हमारे पास, मतलब वो हासिल करेंगे। ये हमने एक सर्कल बनाया है, इसको अगर आप 360 डिग्री मतलब हिस्से में डिवाइड करते हैं, उसने कहा था ना
कि हमें इसे 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब आप लोग एज्यूम करें कि इसके अंदर कितने पार्ट्स थे, मतलब 360 डिग्री था इसके अंदर। अब हमने इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। देखिए जब हम 360 को 360 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि सर्कल के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उन सबके पास कितनी डिग्री जाएंगी, 1 डिग्री जाएगी, 1 डिग्री। तो ये हमारे पास था आंसर। देखो सबके पास एक एक आ जाएगी ना। तो उसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो एक रोटेटिंग सर्कल है, मतलब एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होती है। जब हम उस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, उसके छोटे छोटे हिस्से बना देंगे 360 टोटल, तो सबके पास कितनी डिग्री जाएंगी, तो सबके पास एक एक डिग्री जाएगी। तो इसका आंसर क्या है कि 1 डिग्री। ओके, आगे हमारे पास रेडियन है। इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। वो कहता है कि ये एक ऐसा एंगल है जो आर्क की वजह से सेंटर ऑफ सर्कल में बनाया जाता है, जिसकी लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होती है। आगे हमारे पास ये इसका ऐसा यूनिट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। रिवोल्यूशन अ कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड वन रिवोल्यूशन। अगर कोई निकम्मा सा निकम्मा बच्चा भी ये नोट्स याद कर लेना अच्छी तरह, तो वो भी पास हो सकता है, फेल होने के तो चांसेस ही नहीं हो सकते। तो आप लोग तो अच्छे बच्चे हो ना, आप लोग पढ़ाई में अच्छे हो, तो फिर आप लोग तो कर सकते हो। आगे हमारे पास सवाल कह सकता है कि प्रूव दैट कि 1 रेडियन हमारे पास 57.3 डिग्री के बराबर है। एक सवाल तो ये दे सकता है। दूसरा सवाल वो कह सकता है कि प्रूव दैट 1 डिग्री हमारे पास बराबर है 0.001745 रेडियन के। तो हमें ये प्रूव करना है, ये मैथमेटिकली तौर पर है। तो जैसा कि हमें पता है कि सर्कल के सर्कमफेरेंस में 360 डिग्री होती हैं और उसके सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में 2 पाई रेडियन होता है। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि 1 रेडियन बराबर है 57.3 डिग्री के। तो 2 पाई रेडियन बराबर है 360 डिग्री। हमें 1 रेडियन मालूम करना है, तो 2 पाई यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 57.3 डिग्री हो जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया है कि 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर है। आगे हमारे पास, अब हमें 1 डिग्री मालूम करनी है, तो 360 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। 360 वहाँ चली जाएगी, 1 डिग्री बचेगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 180, पाई की वैल्यू 3.14 एंड समथिंग आगे होती है। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0174 रेडियन हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। ये है इजी मेथड, और बुक में जो है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। कभी बच्चे कहें कि बुक में ये नहीं है और यहाँ पे ऐसा क्यों है। तो अभी तो हमने ये रिलेशन देखा था ना कि एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो आगे वो देखो, कहता है इफ ओपी इज रोटेटिंग द पॉइंट पी कवर्स द डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 2 पाई आर। वो कहता है कि यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि ओपी जो है ना, वो जितनी डिस्टेंस हमारे पास पार कर रहे हैं ना, वो कितना है 2 पाई आर है। कितना है वो हमारे पास 2 पाई आर। इन वन रिवोल्यूशन ऑफ पी इन रेडियन इट वुड बी। तो आप देखिए उसने एस की जगह 2 पाई आर पुट करा और आर इज इक्वल टू आर को आर से डिवाइड करा, तो 2 पाई हमारे पास आया। अब 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है, इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें 1 रेडियन के बारे में बताया। 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 ऊपर आ जाएगा, 2 पाई नीचे, क्योंकि हमने क्या मालूम करना है, 1 रेडियन मालूम करना है हमने। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 57.3 डिग्री हो जाएगा, और वो डिग्री में भी आप लोगों से पूछ सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों को आगे भी बता दी। तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि बुक वाला भी समझ में आ गया। वो कहता है कि एक डिस्टेंस पार करा उन्होंने 2 पाई आर, यहाँ से लेकर उन्होंने एक डिस्टेंस पार करा है 2 पाई आर। अब उन्होंने 360 डिग्री, उन्हें पता है कि एक सर्कल का सर्कमफेरेंस का 360 डिग्री होती है, उससे डिवाइड करा और क्या आंसर आ गया 57.3 रेडियन। तो आगे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। अब इसका ऐसा यूनिट हमारे पास होता है रेडियन पर सेकंड, क्योंकि हमारे पास अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या ऐसा यूनिट था, रेडियन। तो जब हमारे पास रेडियन था, तो सबको पता है टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, रेडियन पर सेकंड। देखा, ऐसे आते हैं यूनिट्स। ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड एंड अदर यूनिट डिग्री पर सेकंड एंड रिवोल्यूशन पर मिनट। डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास t-1 होती है। डायमेंशन निकालना भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। इसकी डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। इसकी भी जो हमारे पास डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल की मदद से हम उसे मालूम कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है डेल थीटा ओवर डेल टी एज अ टाइम इंटरवल डेल टी अप्रोच टू जीरो। मतलब डेल्टा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम। अब वो कहता है कि हमारे पास जो डेल टी है ना, वो आप एज्यूम करें कि वो जीरो तक पहुंच गया है। एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल टी
डेल थीटा ओवर डेल टी इन डेल टी इज इक्वल टू अप्रोच टू जीरो। आपकी बुक में भी ऐसा ही है। ये देखिए वो कहता है कि इफ डेल थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल टी द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ड्यूरिंग दिस इंटरवल। यहाँ पे तो उसने हमें फार्मूला बताया था, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज द लिमिट ऑफ द रेशियो डेल थीटा डेल टी एज टाइम टी अप्रोच टू जीरो। आप ये वाली डिफाइन भी कर सकते हैं, या जो मैंने आप लोगों को बताई है वो भी कर सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे हम रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसा कि अभी हम पढ़ के आए कि एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा। अब हमने डिवाइड कर दिया है डेल टी को ऑन बोथ साइड पे। दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो हमें पता है कि डेल एस और डेल टी किसका है, हमारे पास ये वेलोसिटी का होता है। और जो हमारे पास डेल थीटा और डेल टी है वो हमारे पास ओमेगा का होता है। तो हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, इसकी जगह पे हम वी पुट करेंगे, आर का आर वैसे आएगा और इसकी जगह पे ओमेगा, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। और हमें पता है कि वेलोसिटी और ओमेगा हमारे पास दोनों क्या चीज़ें होती हैं, वेक्टर होती हैं। तो वेक्टर को जैसे हम ज़ाहिर करते हैं वेक्टर फॉर्म में, उसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं या बार लगा देते हैं। आगे हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। So the time rate of change of angular velocity is called angular acceleration. It is denoted by alpha. Alpha is equal to omega over t. SI unit of angular acceleration is radian per square second per square. Dimension of angular acceleration is t minus 2. क्योंकि देखें ना, अगर एंगुलर वेलोसिटी का देखा तो वो रेडियन पर सेकंड है, इसलिए यहाँ पर टी माइनस बनाया था, यहाँ पर टी माइनस 2 डायमेंशन निकाला। मैं आपको सिखाऊंगी, पहले हम ये थोड़ा सा पढ़ लें। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी डायरेक्शन भी कहाँ पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन में। Instantaneous angular acceleration. The instantaneous angular acceleration can be defined as the limiting value of del omega over del t at the time interval del t approach to zero. आगे हम इसका रिलेशन पढ़ेंगे लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे हम जानते हैं, अभी हमने प्रूव करा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, डेल v इज इक्वल है आर डेल ओमेगा डिवाइड बाय टी ऑन बोथ साइड। तो हमें पता है कि जो v ओवर टी हमारे पास एक्सेलरेशन का है और ओमेगा ओवर टी हमारे पास अल्फा का है। तो ए आ जाएगा इसकी जगह पर और आर वैसा का वैसा और अल्फ़ा। ये भी हमें पता है कि ये है वेक्टर फॉर्म में। हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि लीनियर मोशन की जो सिंपल मोशन थी हमारे पास, वो हमें प्रूव कर दी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। तो बस वी एफ की जगह ओमेगा आ जाएगा। मतलब ये वेलोसिटी था ना हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे फाइनल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, यानी अगर बुक में देखा जाए ना तो उन्होंने इतनी बड़ी हमें थ्योरी दे रखी है कन्वर्ट करने के लिए, v इज इक्वल टू आर। मतलब इतनी सारी उन्होंने बच्चों को थ्योरी दे दी है ना कि बच्चे कहें कि क्या याद करें। इसलिए मैंने नोट बनाया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। और इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन हमारे पास यहाँ पर। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आगे हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको भी हम नोट से पढ़ेंगे और हमने टॉपिक बनाया ताकि लॉन्ग लिखने में या कुछ भी हो आसानी हो सके। तो द फोर्स विच बैंड्स द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। मतलब वो एक ऐसी फोर्स जो एक सीधे रास्ते को किस में कन्वर्ट कर दे, पार्टिकल के सर्कुलर पाथ में कर दे कन्वर्ट। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब एक ऐसी फोर्स जो एक सीधे रास्ते को बैंड कर दे सर्कुलर पाथ में, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसका जो हमारे पास यूनिट है वो न्यूटन है, क्योंकि हर फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है। द डायमेंशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज mL/t-2। हमें ना ऐसी ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होती है, एग्जाम्पल देने से अच्छे इंप्रेशन पड़ता है। तो एग्जाम्पल, मून एंड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जाम्पल है। आगे हम इसका फार्मूला देखते हैं। F इज इक्वल टू एम है, तो आप लोगों ने पढ़ा था। एफ सी का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सेलरेशन है। तो ए सी की वैल्यू हमने वी स्केयर ओवर आर हमने यहाँ पे पुट करी, तो हमारे पास क्या निकला है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर आर। अब इसे इन एंगुलर माइन में मालूम करते हैं, तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर आर। अगर आप अब देखें तो आपने वी की वैल्यू भी मालूम की थी, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसकी जगह पुट कर देंगे। देखें स्केयर है ना, तो जब हम वी का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आर स्केयर और ओमेगा स्केयर आएगा। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एम आर ओमेगा स्केयर। ये एंगुलर मेजरमेंट में थी और ये उसका आम फार्मूला था। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट आप लोगों को बता दिया गया है। तो ये तो हमारे पास एग्जाम्पल है। आगे हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें, मैंने आपको सिर्फ 2 बताई हैं आसान सी। यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि हमारी शॉर्ट सिलेबस में कट हो चुकी है, सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर और क्रीम सेपरेटर। तो इसलिए मैंने आपको नोट्स में भी नहीं बनाया। तो आगे हमारे पास है आर्टिफिशियल सैटेलाइट।
एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि भाई ये क्या है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। कहता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। वो कहता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इंसानों ने बनाई हैं और ये क्या करती हैं, अर्थ की गिर्द चक्कर लगाती है। सैटेलाइट कैन बी लॉन्च फ्रॉम अर्थ सरफेस। वो कहता है सैटेलाइट्स को हम अर्थ की सरफेस से ऊपर भेजते हैं, रॉकेट मतलब रॉकेट जैसे, ताकि वो अर्थ को सर्कल कर सके, मतलब उसको गिर्द चक्कर लगा सके। तो सैटेलाइट विच आर नियर द अर्थ हैव एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं कि उसका क्या एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब जी क्या होता है, वो 9.8 समथिंग ऐसे ही होता है। क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो वो कहता है कि वो वेलोसिटी जो हमें, वो मिनिमम वेलोसिटी जो हमें दरकार हो कि हम सैटेलाइट को क्या कर सकें, उसको अर्थ के क्लोज उसे हम मूव करा सकें, तो उसको हम क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू एन ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। अब हम इसको देखते हैं कि भाई एक्सप्रेशन द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट। ये जब सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट पे एक्ट करती है तो क्या होता है, सैटेलाइट का हमें फार्मूला पता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर आर। यहाँ तो पहले छोटा सा आर आता था ना, अब बड़ा आर लगाएंगे हम। तो हमारे पास जो मास, ये हमारे पास जो एम है वो हमारे पास सैटेलाइट का मास है और आर हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है। अब हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। तो एफ की जगह हमने एम जी पुट करा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जी इज इक्वल टू वी स्केयर आर बचेगा। तो जी इज इक्वल टू वी स्केयर आर था हमारे पास, तो हम वी को नीचे ले आए, वी स्केयर इज इक्वल टू जी आर। टेकिंग स्केयर रूट और बहुत से हमने स्केयर लिए दोनों के साइड पे, तो वी इज इक्वल टू जी आर आ गया। अब हमें पता है जी की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले बताई थी कि वो सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस के करीब हो, तो उसका जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड पर स्केयर, और हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर होता है। अब इनकी वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेटर से हल करें तो इनका आंसर आता है तकरीबन 7,900 मीटर पर सेकेंड, और जब हम इसको किलोमीटर में करेंगे तो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब हम इसका कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, हम इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। तो टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड दैट टी इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आपको पता होना चाहिए 2 पाई आर होता है, और वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट वी होती है। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, और वेलोसिटी हमने अभी भी निकाली, तो वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेटर से हल करें तो ये सेकंड में आएगा, मतलब 5060 सेकेंड, 5060 सेकेंड आएगा। और जब इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 84 मिनट्स आएंगे तकरीबन ऐसे ही। तो ये भी आप लोगों ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर लिखना है, और ऐसे ही टॉपिक बना के आप लोगों ने इसको करना है। ओके, अब तो हर कॉलेज में जो है ना टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोगों ने टेस्टिंग ज़रूर देनी है। टेस्टिंग का बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है, और अगर किसी ने ऑनलाइन टेस्टिंग देनी हो ना, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मैं काफ़ी सारे बच्चों के अभी भी लेती हूँ, मैं प्रिंट पेपर करके देती हूँ, लेकिन ईमानदारी से आप लोगों ने पेपर देना है। अगर आप लोग मेरे पास पेपर देने आए तो मैं आपको पिक भेजूँगी, आपने भी वहाँ से पिक भेजनी है, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हाँ आंसर सही है नहीं। लेकिन ईमानदारी से, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली होती है। बगैर वक्त ज़ाया कि अपना अगला टॉपिक देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी की एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो सैटेलाइट को अर्थ के गिर्द घूमने में मदद देती है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज अ टेंजेंशियल वेलोसिटी टू पुट सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अब इसको भी एक्सप्रेस करते हैं कि भाई कंसीडर जो एम एस है ना, हमारे पास वो मास ऑफ सैटेलाइट है। एम का मतलब तो मास, और एस का मतलब सैटेलाइट। तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्केयर आर होता है, तो एस हमारे पास जो मास ऑफ सैटेलाइट है। तो हमारे पास दूसरा जो होता है वो एफ इज इक्वल टू जी एम एम एस आर स्केयर होता है। जो हमारे पास आर है ना, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। तो इसकी एक्सप्रेशन को हम आगे अब देखते हैं। तो जैसा अभी हमने कहा था कि यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें कंपेयर करें, तो एम एस से तो एम एस कैंसिल, और आर स्केयर से आर स्केयर। हमारे पास अब जो बचेगा वो वी स्केयर, यहाँ से वी स्केयर बचेगा, और वहाँ से जी एम ओवर आर। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, जब स्केयर लेंगे तो वी इज इक्वल टू जी एम आर आ जाएगा, वेयर आर इज आर प्लस एच हो जाएगा। इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच हो जाएगा। ये वाला आर हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है, और हाइट है, हाइट ऑफ ऑर्बिट। आप लोग यहाँ तक भी कर सकते हैं, आपकी बुक में यहीं तक दिया हुआ है। अब आगे है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। ये काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, वो बार बार कमेंट्स कर रहे थे व्हाट्सएप पर भी। आप लोगों को तो सबको पता है कि हम जो स्पेस में जब जाते हैं तो हमारा कोई वेट वहाँ पे नहीं होता। तो व्हेन अ सैटेलाइट इज लॉन्च बाय रॉकेट इन द डिजायर्ड ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जब एक सैटेलाइट को हम रॉकेट के जरिए भेजते हैं स्पेस में, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व प्रैक्टिकली दैट एवरीथिंग इनसाइड सैटेलाइट एक्सपीरियंस वेटलेसनेस। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि सैटेलाइट के अंदर जितनी भी चीज़ होती है वो सारी वेटलेसनेस हो जाती है, मतलब उनके अंदर कोई वेट नहीं रहता।
क्योंकि बिकॉज द सैटेलाइट इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एज फ्रीली फैलिंग बॉडी, क्योंकि जो हमारे पास सैटेलाइट है उसका जो एक्सेलरेशन वो किसकी तरफ होता है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होता है, इसलिए हमारी जो चीज़ें वो सारी उन्हें लग जाती है। कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास एम, वो कहता है कि हमारे पास जो सैटेलाइट का मास है वो एम है और रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द अर्थ, और वो एक ऑर्बिट में कर रहा है, चक्कर लगा रहा है अराउंड द अर्थ। अ बॉडी ऑफ मास एम इनसाइड द सैटेलाइट सस्पेंड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस फ्रॉम द सीलिंग ऑफ सैटेलाइट इज अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। और वो कहता है कि यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। दिस एक तो हमारे पास वेट है एम जी एक्टिंग डाउनवर्ड। तो सबको पता है कि जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा वेट जो होता है किसी भी चीज़ का वो नीचे की तरफ करता है। वाइल द सपोर्टिंग फोर्स कॉल्ड, जो हमारे पास फोर्स जो सपोर्ट करी वो हमारे पास नॉर्मल फोर्स है एफ एन, और टेंशन जिसको हम कह सकते हैं इन द स्प्रिंग एक्टिंग अपवर्ड। अब हमारे पास देखें, आप ऐसा एज्यूम करें कि एक रस्सी में आपने मास लगा दिया है, किसी भी चीज़ को टांग दिया तो उसका जो मास है वो ज़मीन नीचे की तरफ करेगा और जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ करेगा। तो हमारे पास जब एक चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है एक तरफ नीचे, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है ना वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी और किसके बराबर आएगी, ज़ीरो के बराबर आएगी। तो देयर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द मास एम विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो वो क्या कहता है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किसके बराबर आती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर आएगी, जिसका मास एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, जिसका मास जो है ना वो अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है उससे भी समझाती हूँ मैं आपको। ये देखिए हमारे पास अर्थ है। अब आप एज्यूम करें कि कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ करेगा और जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स या टेंशन है वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। तो जब हमारे पास एफ वन ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ रहेगा तो हमारे पास जो भी चीज़ होगी उसकी जो वेटलेसनेस हो जाएगी स्पेस के अंदर वो जीरो हो जाएगी। तो इसकी भी हम एक्सप्रेशन देखते हैं। तो एफ सी इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ एन। अब कहेंगे एम जी क्यों यहाँ पे आया है, क्योंकि हमारा जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और एफ एन हमारी ऊपर की तरफ कर रही है। एफ सी इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि एफ सी के हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर आर है। एम वी स्केयर आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ एन। इट मे बी नोटेड दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट ऑफ मास एम अराउंड द अर्थ इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। यहाँ पे दो फोर्स एक्ट कर रही हैं, एक तो नॉर्मल फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एफ जी इज इक्वल टू एफ सी, एफ जी का फार्मूला एम जी इज इक्वल टू एम वी स्केयर, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, जी इज इक्वल टू वी आर स्केयर हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ एन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि this shows that the spotting force which is acting on a body inside the satellite is zero. Therefore, the body as well as the astronauts in satellite find themselves in a state of apparent breathlessness. तो यही वजह है कि स्पेस के अंदर हमारा जो वेट जीरो हो जाता है वो इसी वजह से होता है कि जब दो फोर्स आपस में एक्ट कर रही होती हैं, एक ऊपर की तरफ करती है एक नीचे की तरफ करती है, जो रिजल्टेंट हमारे पास फोर्स आती है वो जीरो हो जाता है, मतलब उनका जो वेट है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो ये आप नोट से देख सकते हैं। यहाँ तो मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखी। तो आगे हमारे पास यहाँ पे आता है ग्रेविटी फ्री सिस्टम। ये भी एक डिफाइन बन सकती है आपके पास कि नो फोर्स इज नीडेड टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट पैलिंग इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द स्पेस सैटेलाइट सच सिस्टम, इसका ग्रेविटी फ्री सिस्टम। यानी कि एक ऐसी मतलब कोई भी फोर्स हमें दरकार नहीं होती किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए कि वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि स्पेस के अंदर तो कोई वेट ही नहीं होता, सारे चीज़ें आसमान में उड़ रही होती हैं हवा की वजह से। तो ग्रेविटी फ्री सिस्टम कहते हैं इसको, ये भी डिफाइन आ सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी। कहता है आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज द ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी हमारे पास एक ऐसी ग्रेविटी होती है जो लाइक अफेक्ट, वो किसी अफेक्ट की तरह प्रोड्यूस करती है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट बाय स्पिनिंग इट अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। इसकी एक्सप्रेशन देखते हैं फॉर फ्रीक्वेंसी, ये भी हमारे पास लॉन्ग आ सकता है। व्हाट इज आर्टिफिशियल ग्रेविटी एंड एक्सप्रेस इट्स फ्रीक्वेंसी। तो एस इज इक्वल टू वी स्केयर आर है हमारे पास, हम जानते हैं कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसकी वैल्यूज हम पुट करें तो हमने वैल्यूज पुट करी है। एस इज इक्वल टू आर ओमेगा हमारे पास बचा है, ओमेगा इज इक्वल टू पाई ओवर टी है। इसका हमने स्केयर लिया तो 4 पाई स्केयर टी स्केयर आ जाएगा। 4 पाई स्केयर मल्टीप्लाई बाय आर 1 ओवर टी हमने अलग करा ताकि हम इसको एफ के बराबर कर सकें। तो आप लोगों को पता है भी टाइम पीरियड जो हमारे पास होता है वो रेसिप्रोकल होता है एफ का। तो अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, एफ स्केयर आ जाएगा। हमने एफ स्केयर मालूम करा, इसको हम यहाँ ले आएंगे, ए सी डिवाइड बाई 4 पाई स्केयर आर आ जाएगा। टेकिंग स्केयर ऑन बहुत साइड दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो 1 2 पाई ए सी ओवर आर बचेगा। ए सी को हम कर देंगे पोस्ट कर लेंगे कि ये जी के बराबर है। तो ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन आ चुकी है फ्रीक्वेंसी के तौर पे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें अक्सर बच्चों का दिमाग घूम जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान है और आप लोग कर सकते हैं क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है मास ऑफ पार्टिकल का और इसका जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्केयर का। तो इसको भी हम नोट से द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड स्केयर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पाइवट या एक्सिस ऑफ रोटेशन कह लें।
फार्मूला इट इज डिनोटेड बाय आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर। ऐसा यूनिट इसका होता है किलोग्राम एम स्केयर। इसकी डायमेंशन द डायमेंशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम एल स्केयर होता है। एक्सप्लेनेशन करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये तो लॉन्ग में आ सकता है ना। कंसीडर अ मास अटैच टू अ मासलेस रॉड विच कैन रोटेट अबाउट अ फ्रिक्शनलेस पाइवट ओ लेट द सिस्टम बी इन horizontal plane a force acts on mass perpendicular of the rod f is equal to m. This force rotates the mass about o as the angular acceleration can be expressed as a is equal to r alpha। तो a की जगह हमने क्या पुट कर देना है, r alpha, f is equal to m r alpha हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय r ऑन बोथ साइड कर देंगे तो r f is equal to m r स्क्वायर अल्फा। आपको पता है आर एफ हमारे पास क्या होता है, टॉर्क होता है। टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। हेयर एफ, यहाँ पे हमने एफ को किससे रिप्लेस करा, टॉर्क से। हमने ए को किससे करा है, अल्फा से, और एम को किससे करा है, एम आर स्क्वायर से। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, आई इज इक्वल टू एम आर। इट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। आगे वो हमारे पास कह सकता है कि प्रूव दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। तो ये भी हमारे पास वो सवाल बना कर दे सकता है। तो हम करेंगे कंसीडर अ रिजिड बॉडी मेड अप ऑफ एंड स्मॉल पीसेस ऑफ मासेस m1 m2। मतलब एक रिजिड बॉडी जो स्मॉल पीसेस से बनती है जिसका मास होगा m1 m2 एंड एट डिस्टेंस r1 r2 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन o। अभी हमने इसको प्रूव करा था कि ये कैसे हमारे पास आता है। तो ये डायग्राम भी आप लोगों ने बनानी है। आगे यहाँ पे वो हमें कहता है कि हमें रिजिड बॉडी को बताना है कि भाई टॉर्क जो है एक्टिंग ऑन रोटेटिंग रिजिड बॉडी पे जो कर रही है वो इक्वल होनी चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के और एंगुलर मोमेंटम के। तो यहाँ पे आपने ये दोनों डायग्राम बनानी है, मैंने इसकी जगह छोड़ी हुई थी। तो इसको हम प्रूव करेंगे कैसे होता है ये। तो यहाँ पे आप लोगों ने डायग्राम बनानी है। सपोज द बॉडी बी रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन है मास m1। टॉर्क इज इक्वल टू, अभी हमने इसको यहाँ पे थोड़ी पहले प्रूव करा था, टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू m1 r1 अल्फा 1, क्योंकि यहाँ पे हमने मास m1 का जिक्र करा तो फॉर सेकंड मास के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, nth मास के लिए n, क्योंकि उसने हमें डायग्राम में दे रखा है। डायग्राम में आपको बुक्स दिखा दूँगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं डायग्राम बनाती, लेकिन आप लोगों ने बनाना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पे आपने ये वाली डायग्राम बनानी है। तो हम टोटल टॉर्क देखेंगे, टॉर्क को टोटल टॉर्क इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 स्लैश डेट 2। तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो एज द बॉडी इज रिजिड, वो कहते जब बॉडी हमारे पास रिजिड है तो उसका जो मास है ना वो रोटेट करेगा सेम एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। तो अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n इज इक्वल है अल्फा के बराबर है। तो हमने अल्फा कॉमन ले लिया यहाँ से, तो समेशन n i इज इक्वल टू 1 m1 r1 स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो आगे हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। अ पार्टिकल इज सेड टू पोजेस एन एंगुलर मोमेंटम अबाउट डिफरेंस एक्सिस इफ इट सो मूव दैट इट्स एंगुलर पोजीशन चेंज रिलेटिव टू द डिफरेंस एक्सिस। तो इसका ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, या इसको हम जूल सेकंड भी कह सकते हैं। आगे डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। ये आपने याद रखना है कि डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से मालूम करिए। एक्सप्लेनेशन कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास मूविंग विद वेलोसिटी v एंड लिनियर मोमेंटम p रिलेटिव टू ओरिजिन l। l इज इक्वल टू आर पी। आपको पता है कि p हमारे पास एक लिनियर मोमेंटम है और l हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है। वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ l, हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया l इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। जहाँ पे भी क्रॉस आ जाता है ना तो क्रॉस की जगह हम क्या लगाते हैं, साइन थीटा। अगर यहाँ पॉइंट होता है या मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है ना तो यहाँ पे कॉस थीटा आता है। ये आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ गए हैं। तो साइन थीटा पी इज इक्वल टू एम वी, हमें पता है कि लिमिट का एम वी होता है तो एम वी हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सर्कल। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ circle of radius r with uniform angular velocity omega, the angle between r and tangential velocity v is theta। तो l is equal to एम आर वी साइन 90, थीटा इज इक्वल टू 90 था क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा आना था। 90 की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो 1 होती है। तो l इज इक्वल टू एम आर वी और v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो हमने v की जगह क्या पुट करा है, आर ओमेगा, आर का स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। तो एम आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, आई के बराबर होती है इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो l इज इक्वल टू आई होगी, ये हमने प्रूव कर दिया है।
एंगुलर मोमेंटम फॉर रिजिड बॉडी कंसीडर सिमेट्रिकल रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स। ये मैंने असल में आप लोगों के लिए नोट्स के लिए करें ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि नोट्स कैसे बनाने, लिखना कैसे है। यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सप्लेन की हुई थी थ्योरी, तो मैंने थोड़ी कम करी है, छोटे छोटे अल्फाज में इसको पूरा कर दिया है। Consider symmetrical rigid body rotating about a fixed axis through center of mass. Each particle of rigid body rotates about the same axis in a circle with same angular velocity omega. तो इसको हम मैथमेटिकली तौर पे देखते हैं कि अभी हमने देखा था m इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो यहाँ पे किसी बात हो रही थी, तो यहाँ पे हम L1 कर देंगे m1 r1 ओमेगा। ओमेगा ओमेगा को ऐसे रहेगा क्योंकि उसने क्या कहा था, सेम एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए। तो फॉर सेकंड मास nth मास टोटल एंगल को देखेंगे तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब हमारे पास डेल एन आई इज इक्वल टू 1 m1 r1, यहाँ पे ना 1 आना है, मैंने आई लिख दिया शायद, यहाँ पे अपने लोगों ने 1 लिख देना है, तो ओमेगा कॉमन था। तो जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले प्रूफ करके थे कि ये वाली जो पूरी वैल्यू ये आई के बराबर होती है, तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा आ जाएगा। तो वो हमें प्रूफ कर सकता है कि प्रूफ करें कि ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट है वो जूल सेकंड के बराबर है। तो ये दोनों हम एक साइड पे लिखेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि जूल जो है ना वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर। तो एस स्क्वायर से एस को हम कैंसिल कर देंगे, जो कि के जी एम टू एस, तो ये हमने प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया है। अक्सर जो हमारे पास हेल्पिंग बुक है उनमें ये गलत कर रखा है, यहाँ पे -2 लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर देखा जाए तो टेक्स्ट बुक में बहुत ही कम एक्सप्लेन किया हुआ है, सारा थ्योरी दी हुई है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक भी देना चाहिए, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है। और आखिरी में जो इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास फ्लाईव्हील और गायरोस्कोपी हमारे पास कैंसिल कर दी गई है, तो हम इसको भी नोट से करेंगे। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। वो कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क ना वो सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रही, तो हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम है वो रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। या हम इसकी दूसरी डिफाइन कर सकते हैं, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क कॉजेज इट टू डू सो। तो एल टोटल ये हम पढ़ के यहाँ कांस्टेंट होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। कहते हैं ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स है। इट हैज बीन वेरीफाइड फ्रॉम कॉस्मोलॉजिकल टू द microscopic level. The effect of law of conservation of angular momentum is readily apparent if a single isolated spinning body alters its moment of inertia. If a body of moment of inertia I1 spinning with angular speed omega 1 alters its moment of inertia to I2, then its angular speed omega 2 also changes so that its angular momentum remains constant. So I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. Angular momentum is a vector quantity with direction along the axis of rotation, hence the direction of angular momentum remains fixed. पास तो आगे हमारे पास इसकी कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स है, क्योंकि वो कह सकता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या इस गिव इज डेली लाइफ एग्जांपल। तो इसमें आप हमारे पास 2 एग्जांपल दे सकते हैं। अ मैन डाइविंग फ्रॉम अ डाइविंग बोर्ड, या आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये लिख सकते हैं, व्हेन अ डाइवर लिफ्ट्स ऑफ फ्रॉम डाइविंग बोर्ड। कहता है कि जब डाइवर डाइविंग बोर्ड से लिफ्ट करता है, मतलब ऊंचे छलांग करता है, तो हिज लेग्स एंड आर्म्स आर फुल एक्सटेंडेड, तो इसके हाथ और पाँव फैल जाते हैं, जिसकी उसमें इसके जो मूवमेंट ऑफ एनर्जी है वो बड़ा ज़्यादा हो जाता है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। तो जब ये अपने हाथ और पाँव को क्लोज करता है तो इसकी जो मूवमेंट ऑफ एनर्जी है वो कम हो जाता है और एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ये टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, ये तो क्या होता है कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। आई वन ओमेगा 1 इज इक्वल टू आई2 ओमेगा 2, ये हमारे पास एक एग्जांपल। दूसरी है स्पाइनिंग आई स्केटर, द स्केटर स्टार्ट स्पाइनिंग विद देयर आर्म्स। वो कहता है जब हमारे पास एक स्केटर है वो अपनी स्पाइनिंग स्टार्ट करता है तो उसके हाथ खुले मतलब फैले हुए होते हैं, जो इसका जिसकी वजह से इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। जैसे ही अपने हाथ को अपनी बॉडी से क्लोज करते हैं तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम हो जाता है और एंगुलर वेलो इंक्रीज हो जाता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 3। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल की वीडियोस मैंने अलग बनाई हैं, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ आप लोगों को नोट्स दिखाने थे पूरे चैप्टर के। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर किसी ने टेस्टिंग देनी हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, या कुछ भी पूछना हो तब भी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।